नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 43वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 42 भाग जो है डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने वो पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको वो सारे पार्ट्स देखने चाहिए। और ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, टोटल 125 शिफ्ट जो है, टोटल 125 शिफ्टों तक जो है ये हमारी प्लेलिस्ट जाने वाली है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं। जिससे जो है इस प्लेलिस्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा आपको जो है क्वेश्चनों का जो है पता लग जाएगा, किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में जो है आप इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल पीडीएफ जो है फ्री में प्राप्त करके जो है आप खुद से भी जो है अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है आप इसके अंदर ठीक कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये आपको जो है इसके अंदर काम करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को बेहद ज़रूर तरीके से जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार जो है यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता है। उस केस में टेलीग्राम पर जो है आपको एट ए टाइम जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। यहां से क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको क्या मिल रही है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की। सबसे पहले ये आपको याद रखना है उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की। दूसरी, उनकी किताब का नाम आपको यहां से मिल गया, किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इस पुस्तक को न जाने कितनी बार पूछ लिया गया वनडे एग्जाम में, इसीलिए ये पुस्तक भी आप याद रखना, बहुत बार जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना कब की गई थी, तो 1867 में जो है ये की गई थी। तीनों लाइनों को याद रखना। और ये सब किसने काम किया था, तो एक ही किया था, जो नाम है हमारा भारत के, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। और इन्हीं की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में जान लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया, भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वैसे तो संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, 1885 में, तो मुंबई में इसकी जो है स्थापना हुई थी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत तेजपाल कॉलेज के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। और क्या जान सकते हैं, जो है इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। जो ये दादा भाई नौरोजी थे ना, इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। एक 1886 में की थी, एक 1893 में की थी, और एक 1906 में की थी। ठीक है ना, 1906 में। 1906 में इन्हें क्यों करनी पड़ी थी, 1905 को आप जानते हैं ना, बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में जो है गरम दल और जो नरम दल थे वो 2 धड़ों में बट गया था, यानी कि 2 पार्टीज में बट गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष हमारी टीम का बनना चाहिए, और जो नरम दल के थे वो चाहते थे कि हमारी टीम का जो है अध्यक्ष बनना चाहिए। लास्ट में जो है दादा भाई नौरोजी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया था। और 1906 में आप इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं उनको याद रखना, क्योंकि वनडे एग्जाम में मोस्टली यही चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था, 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 विभाजन हो गए थे, गरम दल और नरम दल। और 1906 में एक और चीज हुई थी, क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहां पर हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है,
ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके द्वारा जो है ये इनकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग में जो है क्या नाम था उनका, अ, अ, कुछ नाम तो था, क्या नाम था, खैर छोड़िए उसको। जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना थी, आप ये याद रखना, 1906 में जो है इनकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में, 3 बार अध्यक्ष बने थे, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद, मतलब जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, और ये पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना भी की थी। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं जो है आपको लिख रहा हूँ। 1865 में क्या किया था, 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, और 1866 में क्या कहा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी 1865 और 1866 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो मैं कह रहा था याद नहीं आ रहा, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 1913 में जो है मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो जो जिन्ना थे ना, जिन्ना, जो जिन्ना, इन ये जो है 1913 में जो है इस पार्टी में शामिल हो गए थे मुस्लिम लीग के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग की इन्होंने जो है आलोचना की थी, लेकिन बाद में जो है 1913 में ये जिन्ना जो है शामिल हो गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन जो पुरस्कार है हमारा, ये किस विशिष्ट योगदान के लिए जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इससे आप याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। खेल के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर डैश। तो डिस पर डैश क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को जो है ऋण देती है। तो बैंक दर जो है ना वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को जो है ऋण देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं संप्रदायों के कोचों को जो है दिया जाता है। तो जो कोच होते हैं ना, कोच, ये मान के चलिए जो गुरुओं को सम्मान देने के लिए, गुरु को सम्मान देने के लिए कौन सा पुरस्कार है, गुरु को सम्मान देने के लिए। तो ये पुरस्कार हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खेलों में जो है ये जो गुरु होते हैं, कोच होते हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें भी आप ये याद रखेंगे ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1985 में जो है इस खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और अब पुरस्कार है गोल्डन बूट पुरस्कार। ये किस में दिया जाता है, ये फीफा में दिया जाता है। फीफा फुटबॉल को बोलते हैं, इतना तो जानते होंगे। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में जो है फीफा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये फीफा विश्व कप में जो गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है, ये फीफा विश्व कप में जो सबसे ज़्यादा गोल करता है ना
उसको ये अवार्ड जो है दिया जाता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 1982 से ये जो गोल्डन बूट का अवार्ड है ये दिया जा रहा है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड के बारे में जो है ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और 1961 से जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार जो है किसको ठहराया जा सकता है? ये ठहराया जा सकता है भाई क्षरण वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्कटिक हरितकरण के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो सी में क्या कहा गया? लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो ये शालीमार गार्डन है ये कहाँ पर अवस्थित है? एक तो लाहौर में अवस्थित है और ये एक जो है कश्मीर में अवस्थित है। ये कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। तो कौन सी जो है कालीन वस्तुकृतियाँ हैं, मतलब किन का जो है इन पे जो है रंग चढ़ा हुआ है, मतलब किस काल का जो है इसके उसके ऊपर जो है रंग चढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो लाहौर का शालीमार उद्यान है ना, लाहौर शालीमार, और एक है कश्मीर शालीमार। ठीक है, इन दोनों की स्थापना आप याद रखेंगे। लाहौर शालीमार जो उद्यान है इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1641-42 में जो है इसका निर्माण करवाया था। और जो कश्मीर का शालीमार बाग है ये किसने कराया था? ये जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1619 में जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आप याद रखेंगे। अब जो आपको पता चल गया है कि भाई जो निर्माण है लाहौर का शालीमार शाहजहां ने करवाया था और जहांगीर ने जो है कश्मीर का करवाया था। ऑब्वियसली फिर ये कौन सी कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हो गई? तो ये हो गई मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियाँ जो है ये हो गई। ठीक है, मुगलों की स्थापना जो है आप सभी जानते हैं। जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है ये बाबर ने की थी 1500 बाबर ने की थी 1526 में की थी। ठीक है, बाबर ने की थी 1526 में, क्योंकि 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी भाई बाबर वीएस इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंध रखता है? तो जो 368 संविधान का अनुच्छेद है वो किससे संबंध रखता है? संविधान के संशोधन, राष्ट्रपति पद के चुनाव, हमारे देश के संघीय विशेषता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये संविधान के संशोधन से जो है संबंध रखता है अनुच्छेद 368। ठीक है, और ये हमने जो है संविधान के संशोधन किससे लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने इनको ग्रहण किया है। ठीक है, ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये 3 है राष्ट्रीय आपातकाल। एक 352 है, एक 356 है और एक 360 है। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल आता है। और जो 356 के अंतर्गत कौन सा आता है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के लिए जो है 356 अनुच्छेद आता है। और 360 जो हमारा आपातकाल आता है वो किस में आता है? वित्तीय आपातकाल आता है। वित्तीय आपातकाल किस में आता है? 360 में आता है। और भारत में अभी तक एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ये भी आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो है 8 में बोला गया है, और ये भी आप याद रखना, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये हमने कहाँ से, किस देश से ग्रहण किए? तो ये हमने जर्मनी से ग्रहण किए हैं। ठीक है, जर्मनी से जो है हमने वित्तीय आपातकालों को जो है ग्रहण किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कहा गया आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? इन निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक जो कंप्यूटर है ना, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और वैसे कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है। और जो आधुनिक कंप्यूटर है ये किसी भी कार्य को करने के लिए जो है निर्देश, यानी कि जो निर्देश होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनका एक समूह होता है। इंस्ट्रक्शन का जो है एक बंडल लगा के चलिए, उस बंडल को क्या कहा जाता है? उस बंडल को जो है प्रोग्राम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोग्राम बना देता है, कोडर जिसको बोलते हैं, कोडर क्या करता है? प्रोग्राम बनाता है और प्रोग्राम को जो है पूरा बना देता है और कंप्यूटर फिर उस प्रोग्राम को जो है फॉलो करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता जो है भारतीय न्यायपालिका से संबंध रखती है? न्यायपालिका यानी कि हमारी जुडिशरी की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये अपना न्याय देने के लिए स्वतंत्र है, किसी के लिए, किसी के प्रति जो है ये बाध्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो है ये अनुच्छेद 124 में जो है हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल के अंडर जो है मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भाई पुराना वाला पूछा गया, क्योंकि 2019-20 में जो है 20 में जो है ये एग्जाम हुआ था, तब की जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो है आप लेटेस्ट 2025 का जो है मत्स्य उत्पादक जो है राज्य देख लेना, लेटेस्ट कौन सा है, यानी कि मछली जो उत्पादक राज्य है वो समुद्री मत्स्य उत्पादक पूछा गया है। ये भी आप याद रखना, समुद्री मछली जो उत्पादक राज्य है सर्वाधिक कौन करता है? तो यहाँ पे इस हिसाब से गुजरात था, ठीक है। तो इस हिसाब से गुजरात था, लेकिन ये लेटेस्ट फिशरीज डाटा देख लेना 2024-25 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? पंचमहल का क्या मतलब है? इसके अंदर 5 महल है, ठीक है, 5 महल इसके अंदर है। और ये कहां पर अवस्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर ये अवस्थित है। ये आप याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। और ये कब से कब तक करवाया था? 1571 से 85 के बीच में, 85 के बीच में इन सभी का जो है निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और आप क्या याद रख सकते हैं? आगरा शहर का जो निर्माण है 1504 में करवाया गया था। 1504 में जो है किसने इसका निर्माण करवाया था? तो 1504 में इसका निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। सिकंदर लोधी ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो है ये संबंधित है, कामागाटा मारू। तो ये कामागाटा मारू जो घटना है 1914 में घटित हुई थी ये घटना, ठीक है, 1914 में ये घटित हुई थी। और ये कामागाटा मारू क्या है? ये एक जापानी जहाज था, जापानी जहाज, ये भी आप याद रखेंगे। क्या था कामागाटा मारू? ये एक जापानी जहाज था जो भारत से चला था और कहाँ तक गया था? ये गया था कनाडा के अंदर गया था। इसके अंदर 376 भारतीय सवार यात्री थे और इनको जो है कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया था, रोक दिया गया था, जिसके कारण यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक जो है बन गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया बैंगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? बैंगन यानी कि इंग्लिश में इसको ब्रिंजल बोलते हैं, इसका एक आनुवांशिक संशोधित यानी कि जो अपडेशन है वो विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भाई कीट प्रतिरोधी बनाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप आप सभी जानते हैं कंप्यूटरों में यूज होता है, फोनों में यूज होता है माइक्रोचिप। तो इसको बना के लिए कौन सी धातु जो है यूज में ली जाती है? तो सिलिकॉन की धातु जो है वो यूज में ली जाती है। और भारत का जो बेंगलोर सिटी है ना, उसको सिलिकॉन वैली जो है बोला जाता है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। कर सुधार यानी कि टैक्सेशन से जो है संबंधित यहाँ पर समिति पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजा चलैया समिति जो है ये कर सुधारों से संबंधित है। ये गठित कब की गई थी, 1991 में गठित की गई थी। ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो इसमें ना मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे 4 समिति दे दी गई और यहाँ पे जो है इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दे देंगे और कह देगा भाई इसको जो है मैच द फॉलोइंग करके बताओ। ठीक है, तो राजा चलैया जो समिति थी ये 1991 में गठित की गई थी और भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए इसका जो है गठन किया गया था। उसके बाद हम बात करें घोष समिति की। घोष समिति कब गठित की गई थी, ये 2013 में गठित की गई थी। ठीक है, 2013 में जो है घोष समिति का गठन किया गया था और भारत में बैंक बोर्ड के प्रशासन की समीक्षा के लिए जो इसका गठन किया गया था। उसके बाद मीरा सेठ समिति की बात करें। मीरा सेठ समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी। ठीक है, मीरा सेठ समिति इसकी जो है मीरा सेठ समिति की जो है डेट मुझे नहीं पता, तो आपका ये याद रखेंगे मीरा सेठ समिति है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था हथकरघा उद्योग से, हथकरघा उद्योग से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हथकरघा उद्योग से ये समिति संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद कुछ और समितियां हैं वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप क्या याद रख सकते हैं, और जो मुझे याद है मैं वो आपको बता देता हूँ ना। जैसे कि आप याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं, और मल्होत्रा समिति एक याद है, मल्होत्रा समिति याद रखना, मल्होत्रा समिति। ठीक है, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति जो है कब गठित की गई थी, 1993 में इसको गठन किया गया था। और गठन क्यों किया गया था, बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश देने के लिए जो है मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। चलैया समिति मैंने बता दी 1991 में गठित की गई थी। उसके बाद जो है और क्या, नरसिम्हन समिति याद रखना, नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति कब गठन किया गया था, इसका 1991 में जो है इसका गठन किया गया था, नरसिम्हन समिति का गठन। उसके बाद केलकर समिति आप याद रखेंगे, केलकर समिति कब गठित की गई थी, केलकर समिति गठित की गई थी 2002 के अंदर। ठीक है, ये सारी समितियां अभी तक पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैंने वही समितियां जो है आपको यहाँ पे लिख के बताई है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, सारी समितियों को जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, माफ कीजिएगा 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो सभी जानते हैं ये दलदल का तो नहीं पूछा जाता, ये जरूर पूछा जाता है धान के खेतों से जो है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो कौन सी होती है, मीथेन जो गैस होती है वो धान और दलदल जो है यहाँ से उत्सर्जित होती है। दलदल आप सभी जानते हैं ना, जो पानी होता है वो काफ़ी बार जो काफ़ी समय से जो पड़ा होता है तो वहाँ पे एक कीचड़ सा बन जाता है, जो जिसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो वो डूबती हुई चली जाएगी। ठीक है, यही दलदल होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो दलदल एवं धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस जो है यहाँ से निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की यहाँ पे बात हुई है, 1860 में अधिनियमित हुई थी। इसका जो मसौदा है तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता आप सभी जानते हैं किसने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग। अच्छा, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए जो प्रथम विधि आयोग था ये कब बना था, किस वर्ष जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, अब बात करें भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की। भारतीय दंड संहिता की बात करें तो 1860 में जो है इसको अधिनियमित किया गया था और 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। ठीक है, दोनों डेट्स जो है आप याद रखेंगे। अब एक और चीज याद रखेंगे, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ऑप्शन आपको पता चल गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने जो है इसका मसौदा तैयार किया था। अब एक और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई CRPC,
ठीक है, सीआरपीसी इसको बोलते हैं। और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 में इसको जो है अधिनियमित किया गया था। और जो है इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को जो है इसको लागू किया गया है। दोनों डेट्स जो है आप याद रखना, आईपीसी और सीआरपीसी की दोनों डेट्स जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया बड़ी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के तक का आविष्कार किसने किया? ये टीका आएगा यहाँ पे। तो ये जो बड़ी माता है इसके टीके का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये इसके टीके का जो आविष्कार है भाई ये किसने किया था? तो ये किया था भाई एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बड़ी माता है ना इसके टीके का आविष्कार जो है ये 1796 में किया गया था। ठीक है, 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने जो है किसकी टीके की खोज की थी? रेबीज टीके की खोज। रेबीज टीके की खोज। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। रदरफोर्ड को आप सभी जानते हैं भाई, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी बता सकते हैं कोई बंदा? चलो बताओ फिर ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, रदरफोर्ड के द्वारा जो है किसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो जानते हो ना, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन नहीं बताए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? यानी कि एमएसपी की यहाँ पे बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है कितनी फसलों के लिए जो सरकार करती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है पहली बार केंद्र द्वारा कब लगाया गया था? 1966-67 में लगाया गया था पहली बार। और किस फसल पर लगाया गया था? गेहूं की फसल पर लगाया गया था। ये गेहूं की फसल क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि किस फसल पर जो है 1966-67 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया था या फिर घोषणा की थी। गेहूं की फसल पर जो है ये लगाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किस से संबंधित है? तो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है नई मंजिल योजना। तो नई मंजिल योजना जो है ये किस से संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, इससे संबंधित हो जाएगी नई मंजिल योजना। और ये जो नई मंजिल योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो जैव विविधता प्रमुख स्थल जो भारत के हैं वो कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा पश्चिमी घाट और दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये भारत के दो प्रमुख क्षेत्र जो है जैव विविधता स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप मुझे ये बताएंगे ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये किससे संबंध रखता है? ये मेल से संबंध रखता है या फिर फीमेल से संबंध रखता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर किसी ऐसे बच्चे को जो है नहीं पता होगा। सभी जानते हैं दिमित्री मेंडलीव के द्वारा जो है आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किया गया था। और आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया गया था? 1869 में किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1869 में जो है ये आविष्कार किया गया था। ठीक है, उसके बाद न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था? न्यूटन ने कौन सा आविष्कार किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किए थे
गति के नियम इन्होंने दिए थे, गति के नियम, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आप याद रखना और क्या याद रख सकते हैं, बस इतनी चीज़ याद रखना, ज़्यादा जरूरी याद नहीं है। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। ऊपर ऊपर मिला था ना, मेरा रदरफोर्ड में कह रहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो है इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया ना यहाँ पे, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। डॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी, जॉन डाल्टन ने, तो जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखा जा सकता है, या फिर यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। ऑप्शन नंबर यही जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। उत्तर ध्रुवीय जो ज्योति है इसके बारे में कथन यही सही होगा कि यह है, जो उत्तर ध्रुवीय ज्योति है यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो स्थित है वो हो जाएगी द आल्पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। जो आल्पास पर्वत श्रेणी है ना, ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। बाकी पर्वतों को भी देख लो, यूराल पर्वत कहाँ पर है, यूराल पर्वत ये रहा। यूराल पर्वत कहाँ पर अवस्थित है, तो यूराल पर्वत जो है रूस के अंदर अवस्थित है, ठीक है, ये रूस के अंदर अवस्थित है। उसके बाद जो है काकेशस पर्वत चोटी, ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगी, ये यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। यूरोप एवं एशिया की सीमा पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बाकी सारी आपको पता चल गई ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, भारत की सबसे लंबी मार्ग क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। अग्नि 5 जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, पता चल गया ना, काफ़ी बार पूछता है। जो इब्न बतूता है ये कहाँ का यात्री है, तो ये मोरक्को का यात्री है भाई, ठीक है। ये याद रखना। किस काल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था, 1333 में आया था, ठीक है। ये सन भी याद रखना, 1333 में ये भारत में आया था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा आप सभी जानते हैं एक उच्च सदन है, तो इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक निम्न सदन में, बिल्कुल गलत है, राज्यसभा एक उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो काली मिट्टी सबसे पहले याद रखेंगे, काली मिट्टी में जो है किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की फसल के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो आइए देख लेते हैं। यह मिट्टी सभी प्रकार में सबसे कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल गलत भाई, उपजाऊ मिट्टी है ये तो। यह दक्षिणी पत्थरों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, दक्षिणी पठारों आएगा ये भाई, पत्थरों नहीं, दक्षिणी पठारों।
ठीक है, यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी पठारों यानी कि ये जो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर जो है ये मिट्टी जो है अधिकांश में पाई जाती है। यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदान में अधिकांश भाग में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। ये काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी जो है गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। 31 में क्या कहा गया है, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। तो किस मिशन की जो है शुरुआत की गई थी, तो ये मिशन की शुरुआत की गई थी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की जो है मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, घटक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है घटक हो जाएगा, सीपीयू, प्रोग्राम, मेमोरी, सीमोस। ठीक है, ये तीनों तो होंगे नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर घटक है। ठीक है, बाकी जो ये सीमोस है, सीपीयू है, मेमोरी है, ये तीनों ही क्या है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। ठीक है, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के घटक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या कहा गया, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया, इसे अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल गलत है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा कथन सही है पूछा गया ना, पूर्वोत्तर राज्य इस मिशन का हिस्सा नहीं है, गलत बात है। ये भी बिल्कुल हिस्सा है, पूरा भारत इस मिशन का इसका जो है हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या क्या इसके अंदर दिए गए हैं। इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था, बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। इसे सार्वभौमिक जो है कंप्लीटली भारत को स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए जो है लॉन्च किया गया था। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, बिल्कुल गलत है। ग्रामीण शहरी सभी के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, डेट इसकी याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। तो कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है घटक हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो ऑब्वियसली जयसिंह प्रथम को जो है औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए जो है भेजा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ से देख लेना भाई, पहले शोभ मंडल आएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयम मंडल और बहिमंडल, कौन कौन सा जो सीक्वेंस वाइज आएगा और ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगा, आसमान की ओर जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले शोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर मध्यम मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा और अंत में जो है बहिर्मंडल आएगा। तो ये 5 जो है मंडल हमारे होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। और क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो स्थायी सदस्य यहाँ पे पूछा गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 37वें का डी, जो फ्रांस है वो इसका स्थायी सदस्य है। ठीक है, फ्रांस के अलावा जो है कौन कौन से इसके स्थायी सदस्य हैं वो आप देख लेना। चीन हो गया, अमेरिका हो गया, और कौन सा हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना पूरे। एक रह गया, रूस रह गया, रूस हो गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैं आपको बता चुका हूं, 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। ठीक है, और इसकी क्या याद रख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रखना भाई, आधिकारिक जो भाषा कौन सी है, आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी। तो आधिकारिक भाषा हो जाएगी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, अरबी,
चीनी, अंग्रेजी, और कौन सी हो जाएगी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। जो देश है उन्हीं की जो लैंग्वेज है ना वही इसकी आधिकारिक भाषा हो जाएगी। एक चीज़ याद रख लेना, या तो भाषा याद रख लेना या फिर देश याद रख लेना, एक ही चीज़ से दूसरी चीज़ जो है आपकी निकल जाएगी। ठीक है, फ्रेंच हो जाएगी और स्पेनिश हो जाएगी, स्पेनिश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में बोला गया वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, अनुच्छेद 360 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं तो महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह, तो ये 12 कब शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह, 1930 में शुरू किया गया था भाई। ठीक है, नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था 12 मार्च से 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 78 प्रतिनिधियों ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो आपने देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो डेफिनेटली उसके साथ शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। और हमारी PDF को प्राप्त करने के लिए भी जो है टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।